नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब सियासी समीकरण कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चला है अपना सबसे बड़ा दांव। कल तक जो मायावती के सिपहसालार थे और फिर कांग्रेस के हाथ के साथ थे, आज वो साइकिल पर सवार हो गए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जी हां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी हो गए हैं, लेकिन इस ज्वाइनिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मचा दी। क्या कहते हैं बदले हुए सियासी समीकरण, किसकी लगाएंगे नैया पार, किसका होगा बंटाधार? रिपोर्ट देखें फिर चर्चा होगी। हाथ छोड़ नसीमुद्दीन साइकिल पर सवार, क्या 27 में सपा की नैया लगा पाएंगे पार? नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए सपाई, योगी सरकार पर करती चढ़ाई। लखनऊ का सपा मुख्यालय, चारों तरफ लाल टोपी और जिंदाबाद के नारे। मौका था नसीमुद्दीन सिद्दीकी की घर वापसी जैसा। अखिलेश यादव ने खुद माला पहनाकर सिद्दीकी का स्वागत किया। ये सिर्फ एक नेता की ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार देने की कोशिश है। सिद्दीकी के साथ 15,000 समर्थकों का हुजूम बता रहा है कि 2027 की लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। मंच पर नसीमुद्दीन आए तो अखिलेश यादव के तेवर और तीखे हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए अखिलेश ने सीधा प्रहार उनके मूल नाम पर किया और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जड़ दिए। दुनिया में अगर हम पूछें कि भाई आप डेटा क्या कहता है, डेटा में जो दिखाई देता है सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, और इतना करप्शन किसी ने नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। मुख्यमंत्री बिष्ट जी के समय पर सबसे ज्यादा करप्शन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। एनकाउंटर, हथेली गरम और पुलिस नरम, ये तरीका चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी बहुत पहले से जान पहचान कहूं या क्या कहूं, मुलाकात कहूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पहले की बात कर लूं और आज की बात कर लूं, चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। माननीय अखिलेश यादव जी, और अपनी बात कर रहा हूं और अपने लोगों की बात कर रहा हूं, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे, आज वो पूरा हो रहा है। अखिलेश के हमले पर बीजेपी ने भी देर नहीं की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला और सपा को अपराधियों की शरण स्थली करार दिया। बीजेपी का दावा है कि सिद्दीकी जैसे फेल नेताओं के आने से सपा का कुछ नहीं होने वाला। जिनके राज में गुंडे माफिया सरकार चलाते थे, आज वो कानून की बात कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। भाजपा राज में अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। सपा का गठबंधन हो या ये कुनबा, 2027 में फिर कमल खिलेगा। अम्बेडकर नगर के लोगों से अगर मैं पूछूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बताओ गुंडागर्दी होती थी कि नहीं होती थी? दोनों हाथ में बताओ, होती थी कि नहीं होती थी? अब कोई गुंडागर्दी करता है क्या? अब किसी गुंडे अपराधी से डर लगता है क्या? मेरी माताओं बहनों बताओ, लगता है क्या? आज ऐसी सरकार आप सबने बनाने का काम किया है कि जब सपा की सरकार थी तो थाने कौन चलाते थे? गुंडे अपराधी माफिया चलाते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो थाना, तहसील और जिला जिनको चलाना चाहिए थानेदार चलाते हैं, एसडीएम चलाते हैं, डीएम चलाते हैं, कप्तान चलाते हैं। लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। सपा की सरकार में पुलिस अपराधियों से डरती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी पुलिस से डरते भी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पारी अब साइकिल के साथ शुरू हुई है। वार जारी है, पलटवार भी होंगे। देखना होगा कि ये पीडीए का नया चेहरा 27 के चुनाव में क्या कमाल दिखाता है। सवाल बड़ा है,
क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में सिद्दीकी का प्रभाव सपा को सत्ता की कुर्सी तक ले जाएगा, या फिर बीजेपी का सुशासन वाला कार्ड एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाएगा? क्या सिद्दीकी के आने से सपा और कांग्रेस के बीच दरार आएगी? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात बिक चुकी है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मनोज उपाध्याय, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। मनोज भाई का बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक हमारे बड़े भाई हैं, उनका बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, प्रियंका जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। संदीप भाई का बहुत स्वागत है। संदीप जी, शेर और शायरी शुरू हो गए। उधर हाथी से उतरे तो हाथ के साथ, अब हाथ का साथ छोड़कर साइकिल के कैरियर पर बैठे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कैसे देखें इस बदलते हुए समीकरण को? देखिए, अब ये तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही बता पाएंगे कि वो इतनी छलांग क्यों लगा रहे हैं, और कांग्रेस में थे तो उनको क्या दिक्कत थी कि कांग्रेस छोड़ के उनको समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा। और उनका अब वो खुद ही बता पाएंगे, हो सकता है नहीं, उन्होंने बताया था, वो कह रहे कांग्रेस में काम नहीं मिल रहा था भाई, काम नहीं था वहां। नहीं मिल रहा था। हाँ, यहाँ काम मिलेगा। हाँ, यहाँ कह रहे हैं यहाँ भरपूर काम है पीडीए के अंदर। चलिए, अब वो तो भाई गठबंधन उन लोगों का रहा है, अपना बात करेंगे प्रियंका जी और अशोक जी, इस पे बात नहीं देंगे बयान। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये बहुजन समाज पार्टी के समय में बहुत कदावर नेता थे, बड़े मजबूत नेता माने जाते थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए उनका जो ग्राफ है, जिस तरीके से गिरता हुआ जा रहा है, और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आएंगे तो उनके साथ पर्टिकुलर जिसकी बात वो कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे, कि वो उनके साथ हो जाएंगे और सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे जो अभी सत्ताधीश हैं, जो लोग अभी सत्ता में काबिज हैं जी। लेकिन अब ये इससे पहले तो ये मामला फंसेगा कि कांग्रेस में थे तो उनको मान लीजिए काम करने का दिया ही नहीं जा रहा था, काम ही नहीं मिल रहा था। तो क्या अखिलेश यादव उनको वो पूरा रिस्पेक्ट देंगे और वो स्पेस देंगे कि वो जाएं और वो काम करें? और जो पहले से उस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में झंडा और बैनर लेके टहल रहे हैं, क्या उनको काम करने नहीं दिया जाएगा? जी। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है इसका जवाब अभी पॉलिटिकल जो पार्टीज के प्रवक्ता हैं वो आपको बताएंगे जी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुझे लगता है आज की डेट में उनका जो इम्पैक्ट है वो कह जरूर रहे हैं बीइंग अ लीडर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव 27 के चुनाव में दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर वर्ग को वो प्रभावित कर सकते हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे और नई सत्ता वो खुद लेके आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस परिवर्तन को करने में उत्तर प्रदेश में सक्षम मैं तो एक बात से हैरान हूं संदीप भैया, एक बात से हैरान हूं, गठबंधन में प्रियंका जी, अशोक तिवारी जी की पार्टी है और नसीमुद्दीन साहब हाथ के साथ थे, अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। जब गठबंधन के मंच पर जाएंगे तो फिर कैसे, क्या असहज नहीं होंगे? अब वो तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बताएंगे, आप जो पार्टी छोड़ के गए हैं पार्टी के लोग बताएंगे। वो तो अब तो वो सामना करने पड़ेगा 27 में। क्या ये गठबंधन स्टेट लेवल पे बना रहेगा? सुनील भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो अब ये उठेगा ना इसके बाद कि क्या 27 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ेंगी? लड़ेंगे तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंच को शेयर करेंगे? जी। अशोक तिवारी जी, भाई आप लोगों ने भी ऐसी सेंधमारी की कांग्रेस में है। एक तो कांग्रेस को आपने छोटा भाई बना के रखा है यहाँ, और दूसरा उनके एक कद्दावर नेता थे मुस्लिम चेहरा, उनको भी आप ले आए अपने यहाँ, साइकिल में बिठा लिया अलग से बिल्कुल, बोले आप पीडीए की चादर ओढ़ो। ये तो गड़बड़ कर रहे हो भैया, आप अपनों को ही धोखा दे रहे हो। देखिए सर जी, आप चैनल के एंकर हैं, अच्छे एंकर हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं जी, आपको विचार रखने का पूरा अधिकार है अपना, लेकिन जवाब तो मुझे देना है। और जवाब यह है कि आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने कांग्रेस की कोई आलोचना नहीं करी है, न कांग्रेस को कुछ कहा है। उनके अपने विचार से उन्हें जहां ज्यादा अच्छा लगा, दोनों पार्टियों को गठबंधन है, कोई कहीं भी रहे, सवाल इस बात का है उनको लगा कि समाजवादी पार्टी में रह करके ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ज्यादा बड़ा काम कर पाएंगे, उनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में आने की इच्छा हुई, तो अपनी इच्छा उन्होंने पूरी करी। और हमने उनको
आदर सम्मान से तरीके से उनको जो है ज्वाइन कराया। हमारा इसमें क्या मतलब, हमारा तो है जो भी पार्टी में आएगा मान सम्मान से उसको आदर आदर सहित हम उसको ज्वाइन कराएंगे। मसला और इतना कद्दावर छोटा नेता नहीं है अशोक भैया, सिद्दीकी जी भी। अशोक भैया जी बात इतनी हल्की नहीं है जितना जी आपने कह दिया। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और समर्थक लेके आए हैं, हैं? वही मैं कह रहा हूँ सर, कद्दावर नेता है, उनका एक अपना आधार है उत्तर प्रदेश के अंदर। अजय उनको राय लोग जी मान बूथ सम्मान पर, से अजय राय देखते जी हैं। बूथ पर अपने आप को जी मजबूत करने के लिए लगातार पांव पांव चल रहे हैं प्रदेश भर में, और आप लोग एक साथ देखिए 15,000 समेट लाए। अरे सर जी, उनका एक सम्मान है, मान सम्मान, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, हम्म उनके मान सम्मान से सहित उन्होंने आए हैं, उनके आने से हमें बल मिलेगा। हम्म हम कहा कहते हैं कि उनका आना एक बहुत साधारण घटना है। हम्म वो बड़े नेताओं में आते हैं, हम्म उनको प्यार करने वाली जनता है उनको, जी और हमें भी प्यार करने वाली जनता है। हम्म हमें प्यार करने वाली जनता ने उनको पुकारा, उनको हम्म उनके फॉलोअर्स ने उनको पुकारा, उनको आवाज दी, हम्म सर आप आइए और डायरेक्ट सीधे लड़ाई में जुड़ जाइए राजनीति जी के अच्छा, साथ। कांग्रेस के साथ रह के सीधे नहीं जुड़ गठबंधन पा रहे थे? गठबंधन में थे, वो सीधी लड़ाई लड़ने के लिए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपने अपने समर्थकों की पुकार पर आए हैं। साफ साफ उन्होंने कहा है, उन्होंने उनके समर्थकों ने जब पुकारा है, उत्तर प्रदेश के जनता ने उनको आवाज दी है, हम्म उनसे कहा है कि आप सीधी लड़ाई में आइए, आप समाजवादी पार्टी में आइए, मुझे इतना बता दो आप अशोक जो है भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी के सीधी शब्दों को लड़ाई है, साकार करिए। आपकी लड़ाई सीधी है, फिर कांग्रेस की लड़ाई टेढ़ी है, कहीं नहीं दूसरे नहीं, कोई पहले भी कहीं टेढ़ी दूसरी नहीं है। जगह जाती है वो कांग्रेस। हमारा हमारा मान सम्मान सहित हमारे हमारे गठबंधन में कांग्रेस है, उसका सम्मान है, और सिद्दीकी जी ने भी सम्मान करते हुए आए हैं। उन्होंने कांग्रेस की कोई आलोचना नहीं करी है, कैसा कांग्रेस सम्मान की है सर, कोई टिप्पणी नहीं करी है, जुलूस भी प्यार निकाल मोहब्बत दे से रहे हो आए और फिर हैं। कह रहे हो बहुत और ये कह सम्मान करके है। आए कांग्रेस में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, जी उनको कोई दिक्कत नहीं थी कांग्रेस में, फिर जी भी आए हैं, अपने अपने समर्थकों की पुकार पर आए हैं। साधारण सी बात है सर। जी, ठीक ठीक है अशोक भैया, आप बंधे हुए हैं बाकी पर्दी में, मैं समझ सकता हूँ उन सब चीज़ों को। प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूँ, आप लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हो और पंचायत चुनाव में आप लोग अकेले जा रहे हो, ऐसा ऐलान भी आप लोग कर चुके हो। विधानसभा चुनाव में ऐसी परिस्थिति जब एक साथ आपके 15,000 से ज़्यादा बड़े नेता चेहरे सब चले जाएंगे समाजवादी पार्टी में, फिर कांग्रेस के पास क्या बचेगा ले देके? प्रियंका जी देखिए सुनील जी, मैं जब से देख रही हूँ कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे निकलकर अलग पार्टियां भी बनती रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्थान है वो तो कोई नहीं ले पाया। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब तक सिद्दीकी जी हमारी पार्टी में थे, सम्मानित थे, उन्होंने मीडिया चेयरमैन का भी पद संभाला है, जो मैं उनके अंडर में ही काम करती थी। अच्छे व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको सम्मान है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता इस बात की है कि भाई लोकतंत्र है, जो जिस जी पार्टी में जाना चाहे चला जाए। पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, और वो किससे है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से। आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सिर्फ एक आइडियोलॉजी ही नहीं, बल्कि आज जो युवा थे वो तो परेशान थे, अब क्या हो गया है, अब वाकई में किसानों पर आफत आ गई है। जी तो लगातार धीरे धीरे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जिस तरह की एक कहते हैं ना कि रेस्टलेसनेस हो चुकी है, वास्तविकता ये है कि हम लगातार जिन मुद्दों को उठाते रहे वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकल कर आ रहे हैं। और वाकई में आज हरदीप पुरी हो, चाहे जो है और लोग नेता हो जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, वो सारी चीजें आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी कटघरे में खड़ा करती हैं कि उनसे सवाल पूछना चाहिए। जिस देशभक्ति, जिस राष्ट्रभक्ति और जिस स्वायत्ता की हम बात करते चले आ रहे थे, आज वो सब आपने नाव पर लगा दिया। आप एक्सपोज हो रहे हैं लगातार, चाहे प्रियंका जी आज चर्चा इस बात पर नहीं है। देखो आप ट्रैक बदल लो, आप ट्रैक बदलेंगी, मैं आपसे हटके दूसरी जगह चला जाऊंगा। मैं तो इतना समझना चाह रहा हूं, अब आप कैसे आगे अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगी और गठबंधन के साथ कैसे योगी सरकार के विजय रथ को रोकेंगी, इतना बता दो। देखिए सीधी बात है, मैं उन्हीं मुद्दों पे आ रही थी कि जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों में सबसे बड़ा एक बेरोजगारी मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। अभी तो वो रिसेंट में आप देखिए किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये भाई 2 साल में 1 लाख के करीब लोग गायब हो गए हैं और आपने सिर्फ कार्रवाई 9,000 लोगों के ऊपर की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरीके से पुलिस आज कटघरे में, चाहे वो इनकाउंटर हो, चाहे वो हाफ इनकाउंटर हो, चाहे आप देखें किस तरीके से रईसों को जो अपनी लैम्बोर्गिनी से चलते हैं उनको किस तरीके से बेल भी मिल जाती है, उनको उनका एफआईआर में नाम भी नहीं होता।
पुलिस लगातार कहते हैं ना कि एक एक इस भूमिका में आ चुकी है कि आज वो रंगदारी मांग रही है बैठकर। मेरठ का केस ले लीजिए, व्यापारी को। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से इनके विधायक आपस में ही, मतलब आप देखिए कि मंत्री को ही कैप्चर कर ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई जवाब दीजिए, हमारे प्रियंका यहाँ जी पानी नहीं आ एक रहा। टिप्पणी तो ये और सारी कर दीजिएगा, चीजें फिर मैं मनोज भाई के पास जाऊंगा। अभी हाल ही के हम आपके नेताओं के, बड़े नेताओं के बयान सुने, खास तौर पर विशेष कम्युनिटी का दर्जा प्राप्त पाने वाले वो चेहरे जो कभी आपके यहाँ पर बड़े फलक पर रहे, चाहे वो राशिद अल्वी साहब हों, तारिक अनवर साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, और उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग आपसे किनारा क्यों कर रहे हैं? राशिद अल्वी साहब ने कहा कि हाँ, कांग्रेस में मुसलमानों को उतना सम्मान नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब पार्टी सत्ता में नहीं होती और यहाँ पर एक समय जिसको कहना चाहिए कठिन समय, उस समय जो साथ रहता है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लोग स्ट्रगल में भागीदारी बनते हैं वही सत्ता का जो है आगे शीर्ष पर जब पहुंचते हैं तब उसका लाभ उठाते हैं। पर नहीं, उन्होंने वास्तविकता विशेष ये तौर है पर कि प्रियंका जी आज ये लोग कहा क्या, कि मुस्लिम नेताओं को अब कांग्रेस में अरे वो भाई तवज्जो नहीं आप मिल क्यों रही। उसको हिंदू मुसलमान, सुनील जी आप उसको हिंदू मुसलमान मत करिए, क्योंकि अभी आप नहीं, जिस हम जगह नहीं बैठे कर रहे, हैं, ये कितने राशिद अल्वी हिंदू साहब और ने कितने कहा, ब्राह्मण। ये राशिद नहीं अल्वी नहीं साहब ने आप कहा कि मुस्लिम नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही राजनीति की उतनी। छोड़ दीजिए, पर आप तो सुनील जी डेटा निकाल सकते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, चाहे वो जाति के धर्म में बटा हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। गुलाम नबी कांग्रेस आजाद पार्टी सबका साहब सम्मान करती है, और कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान दिया नए है, नवेले थे, चाहे वो वो भी इतने अल्पसंख्यक हो, पुराने थे। चाहे वो तारिक अनवर अग्रणी हो, बिहार से चाहे वो आने वाले, वो पिछड़े हो, नए नवेले थे, वो भी मुझे बड़े लगता पुराने है कि नेता है। उसमें कोई सवालिया निशान है नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आपकी डोली लेके चल ही रहे थे ना उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने भी बाय बाय कर बिल्कुल दिया। चल रहे थे और लगातार उन्होंने काम किया है साथ में, और हम तो कह ही रहे हैं कि मीडिया में भी काम किया और लगातार काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात निकल कर सामने खड़गे नहीं आई। साहब पर ने, ये राजनीतिक खड़गे आपके साहब का एक उद्देश्य वीडियो, होते हैं। खड़गे साहब अब का एक क्या वीडियो है कमिटमेंट प्रियंका जी, उनका सपा के साथ 10 हुआ है, सेकंड क्या और उनका 10 सेकंड और commitment 10 है? सेकंड और मैं आपसे चाहूंगा उस पर टिप्पणी करके फिर मैं जाऊंगा मनोज भैया के पास। मुझे इतना बता दीजिए, खड़गे साहब ने पार्लियामेंट के बाहर वो कह रहे हैं इमरान मसूद से कि सुनो भाई, पुरजोर तरीके से रोक रहा है। संदीप भाई वीडियो आपने भी देखा होगा, वो ऑडियो के साथ, पुरजोर तरीके से रोकना है किसको? बोले उसको, हैदराबाद वाले को है। बोले वो यहां आ गया तो हमारी राजनीति समेट देगा। अब बताओ। देखिए, अब वो उनकी जिनकी बात कर रहे हैं उनको तो सभी जानते हैं, वो किस तरह की बी टीम की तरह काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको तो सभी जानते हैं, सबके घर ईडी सीबीआई जाती तो है, पर ऐसे उनके में तो हैदराबाद आपको वालों के मुस्लिम घर नहीं चेहरों को जाती। तवज्जो देनी चाहिए थी। नसीमुद्दीन अरे साहब को मनाना चाहिए था। देखिए सुनील जी, बात हिंदू मुसलमान में मत ले जाइए, हिंदू मुसलमान की बात है अरे ही नहीं। भाई, बात यहाँ ये है कि आइडियोलॉजी किसकी क्या है, और किस तरीके से कौन जनता के समर्थन में बात करता है, कौन सिर्फ प्रियंका जी, एक विशेष प्रियंका जी, आप तो हजारों मेरे साथ एजेंडे के डिबेट साथ और चलता चर्चाओं है। में बैठी हैं। मैं आपसे आदर पूर्वक ये कहूंगा, आप लोग जब ये कहते ना भाई हिंदू मुस्लिम, आप हम लोगों पर आरोप मत लगाया करिए कि हिंदू मुस्लिम। आपके नेता ऐसे अलबेले बयान दे देते हैं, हम तो मजबूरी में देखिए सवाल मैं पूछ लें तो आपको स्पेसिफिकली नाराजगी हो जाती है। नहीं सुनील जी, मैं आपको इसलिए नहीं, मतलब आप अपने ऊपर मत लीजिए, मैं सिर्फ एक जनरलाइज बात करना चाहती हूँ कि ये मुद्दा है ही नहीं हिंदू मुसलमान का। यहाँ पर मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी आज लड़ाई लड़ रही है, और किन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो पूरी तरीके से वो सत्ता, धन, बल आप और सीधी पूरी लड़ाई लड़ तरीके रही से हैं हर या तरीके टेढ़ी? से अन्य पार्टियों को क्योंकि दबाने अशोक का जी ने काम कहा कर रहे हैं। सीधी लड़ाई के लिए, नसीमुद्दीन साहब को प्रदेश की जनता ने कहा कि सीधी लड़ाई लड़िए और पीडीए के साथ आइए, तो आप लोग टेढ़ी लड़ाई लड़ रहे हो। देखिए, ये तो एक शब्द है जिसको आप लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं सीधी और टेढ़ी की नहीं जानती। मगर जब इंडिया गठबंधन साथ में लड़ाई लड़ता है तो कोई सीधा और टेढ़ा नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो विचारधारा की लड़ाई होती है, वो जनता के मुद्दों की लड़ाई होती है। वो लड़ाई होती है कि किस तरीके से देश को ठीक, और राष्ट्र की सीमाओं को हर तरीके से सशक्त बनाया जाए, प्रियंका युवाओं जी, को सशक्त बनाया जाए, उनके राजनीति मुद्दों में को जो बयानों का पूरी ही तो तरीके से खेल है। पुरजोर तरीके से उठाया। प्रियंका जी, राजनीति में बयानों का ही तो खेल है। हमने तो जाके इतना नहीं, लेकिन हाँ, आप सब लोगों से चर्चा पर चर्चा करके इतना तो हमें भी समझ में आ गया है कि आपका एक बयान क्या क्या खेल खेल दे। आप कह रही हैं कि ये आप लेके बैठ गए शब्द, नहीं, बयानों का ही खेल है सब। वो कह रहे हैं सीधी लड़ाई लड़ने के लिए वो नसीमुद्दीन इधर आए हैं। इसका मतलब जो हैदराबाद वाले भाईजान पर आरोप लगता है बी टीम वाला, समाजवादी पार्टी समझ गई है कि कांग्रेस भी यहाँ का बी टीम वाला खेल ना खेल दे, है कमजोर ना कर दे जैसे बिहार में कर दिया है। भाई मनोज उपाध्याय, कहा जा रहा है कि 27 में आपके रथ को रोक देंगे, आपको उखाड़ के फेंक देंगे, और इसीलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आए हैं। करीब 1,500 से ज्यादा लोगों, 15,000 के करीब लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत हुआ, पीडीए की बम हो रही है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सुनील जी आपको भी बहुत बधाई, सारे पैनलिस्टों को बहुत बहुत बधाई।
लेकिन अब कहने में भी हंसी आती है, लेकिन फिर भी कहते हैं। जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में था, कई मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी गए थे कुनबे को रोकने के लिए, लेकिन जनता का कुनबा, जनार्दन का कुनबा कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता जिसके साथ होती है वही आज लोकतंत्र का विजय होता है। पहली चीज बता दें, अभी हमारी बहन ने बोला या हमारे मित्र ने बोला, पूरी बात मैं सुन नहीं पाया, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज वो होगी जो गद्दारों को अपने साथ लेने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि आपको याद होगा सुनील जी, किस प्रकार से लोकसभा में किस प्रकार से राहुल गांधी ने किसको गद्दार कहा था। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी से जो लोग निकलते हैं गद्दार होते हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी इसको गद्दार को लेना चाहती है तो इनको मोबाइल ये लोग तय करेंगे क्या है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए, जब बसपा की मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ रह के लड़े थे तब भी भारतीय जनता पार्टी का रथ कहीं रुका नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं रुक सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और हमने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे तो ये भी तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना मनोज भाई। अशोक भाई और प्रियंका जी की पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी सीधी लड़ रहे हैं। मैं तो इस शब्द पे ज्यादा फोकस करूंगा, सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। जैसे आपका है ना डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला, ऐसे ये लोगों का सीधी लड़ाई है। नहीं, अशोक भैया मुस्कुरा रहे हैं, प्रियंका जी भी इस बात को। अरे भाई, ये इनसे पूछिए कि अपनी स्पीच में कांग्रेस का इनाम कितनी बार मोदी जी लेते हैं। सीधी लड़ाई कैसे होती है? यही होती है कि वो अपनी स्पीच में अपनी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं। कहीं बैठा हूँ, बीच में नहीं। प्रियंका जी सुन लीजिए, फिर आराम से बोलिएगा। तो सीधी लड़ाई ये लड़ते हैं। बिल्कुल जनता इस बात को जानती है कि जनता के हक की लड़ाई कैसे लड़ा था। मुजफ्फरनगर का दंगा भी जनता के हक के लिए लड़ा था, या उन 5000 सिखों का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जनता को याद है। ऐसी कई घटनाएं, तो जनता इसको भूलेगी। सीधी लड़ाई क्या होती है? सीधी लड़ाई क्या होती है? जब भारतीय जनता, अरे भाई बीच में नहीं, सुनिए जी क्या कर रही है। जवाब तो देते जाइए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे हैं जो सीधी लड़ाई बोल नहीं रहे बीच में, जो अभी मनोज भाई 24 के परिणाम बताते हैं कि गठबंधन का झंडा बुलंद है, इसलिए आप 27 में जब जा रहे हो तो उस झंडा बुलंद को आप कैसे झुकाने की कोशिश करोगे वो बताओ। ये जो मुजफ्फरनगर पर तो कई चुनाव निकल गए, ये अगर अशोक भाई कहे कि नोटबंदी है और फलाना जीएसटी लिया, मैं इनको भी रोक दूंगा इस बात पर, उसके बाद तो कई चुनाव हो गए। सुनील जी, लोकसभा 24 में बिल्कुल आपको अयोध्या देखे होंगे। अयोध्या में इनके राजा माने समाजवादी पार्टी के राजा चुनाव जीते थे, लेकिन वही विधानसभा में क्या हुआ आप इसको भी देख लीजिएगा। तो इस नाते उस समय क्या हुआ, ये सिचुएशन जनता जान गई। एक बार जनता ने धोखा खा गया, किसी प्रकार खा गई, अब नहीं तो अगर ऐसा होता उसके 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ था, जो है आपके उन्हीं के राजा के विधानसभा में उन्हीं के बेटे को पटकनी देने का काम वहां की जनता ने किया। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया। तो उस समय क्या था वो अलग सिचुएशन। आज क्या इसको देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से लगातार उसके बाद कितने चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी का परचम किस तरह से लहराता दिखाई दिया। ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि कमल के फूल के सिवा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं। ये आएंगे क्या करेंगे? नसीमुद्दीन आएंगे क्या? अब इनको ये लड़ाई लड़नी है ना कि नसीमुद्दीन क्या आजम खान हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि आजम खान वो होंगे ही नहीं। इस नाते ये सोचे कि नसीमुद्दीन को आजम खान की जगह देंगे या आजम खान को नसीमुद्दीन की जगह, इनके लड़ाई का मामला। हमारा तो फंडा साफ है कि हम हर अंतिम व्यक्ति तक जाते, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सपना देखा था, अंत्योदय की नीति से हम राजनीति करते हैं। हर अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं जा रही है, हिंदू मुस्लिम सब उसका लाभ ले रहा। तो इस नाते हम गर्वान्वित होते हैं कि हमारा ये मूल मंत्र है और लोकतंत्र में जनता हमारी लड़ाई लड़ेगी। हम हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। इनके तरह हम ज्योतिषाचार लेके नहीं बैठेंगे तो ज्योतिष कर देंगे कि ना हम तो जीत रहे हैं। अगर हम कहीं हारते हैं ठीक है मनोज भाई। संदीप भाई एक छोटी सी टिप्पणी आपके पास आऊंगा मैं, और फिर मैं अशोक भाई से उस चीज को बेहतर समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है मनोज भाई, ठीक है मनोज भाई, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गई मनोज भाई जो कहना चाह रहे हैं। उसको थोड़ा सा मैं सरल शब्दों में बता दूं। वो कह रहे हैं 24 के बाद, अशोक भैया 24 के बाद कई विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में, हमने परिणाम दिया है और उस परिणाम के बदौलत और हाल ही में बिहार का चुनाव, हम 27 में अपनी विजयी रथ को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। वो ये कहना चाह रहे थे, वो कह नहीं पाए। वो बहुत सारी बातें कि होता है नेताओं में, वो सारी विस्तार से चीज़ें बताते हैं, मैं जल्दी बता दी। ठीक है, आऊँगा आपके पास। लेकिन एक संदीप भैया आपसे टिप्पणी चाहूँगा। 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा, आर पार की लड़ाई तो थी, वर्सेस योगी वर्सेस अखिलेश, और लगा समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है।
लोगों ने एक बार को ऐसा भी समझा, और भारी तो छोड़ो, जो भाजपा में मौजूदा मंत्री और बड़े बड़े पदों पर थे वो भी सब समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए थे। ओम प्रकाश राजभर चले गए, दारा सिंह चले गए, और भी कई लोग थे, स्वामी प्रसाद मौर्य उधर खिसक गए। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया बाद में, और फिर इन लोगों को लगा कि हमने गलत नाव में बैठ गए, हम तुरंत उतर के इधर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन रहे, उन्होंने सनातन को अल्लवल्ल बोला, उसके बाद फिर मजम्मत हुई उनकी, तो फिर उन्होंने भी अलग पार्टी बने, बोले छोड़ो यार यहाँ कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म अपनाया है तो अलग चलो, तो वैसे निकल लिए। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब नए प्रयोग के तौर पर समाजवादी पार्टी में आए हैं 27 में, 22 के परिदृश्य को देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है किसका पलड़ा कहाँ कुछ भारी, या नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ समाजवादी पार्टी को बेहतर करवा पाएंगे, या ऐसा ना हो जाए कि उधर जो समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम चेहरे हैं, जो खुद अपने आप में मालिक मुख्तार हैं, वो भी ये सोचेंगे कि ले भैया एक और जान से कल इसलिए आए हैं। अब तक जियाउर रहमान वर्ग थोड़ा सा ठीक ठाक टोपी लगा के कह भी रहे थे कि हम हैं, हम आ गए उनकी काट आजम खान साहब की, अब ये आ गए, कैसे देखा जाए संदीप भाई? नहीं देखिए, 24 के परिणाम जो हैं वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए बहुत मतलब कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा परिणाम रहा है। कांग्रेस ने भी 24 के इलेक्शन में बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में किया, और समाजवादी पार्टी लीडिंग पार्टी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उससे भी कोई दो राय, मतलब कहा नहीं जा सकता कि आने वाले 27 के चुनाव में जी आपने समाजवादी पार्टी को हल्के में ले सकते हैं, और ना कांग्रेस का वोट शेयर हो सकता है कुछ, अगर 22 के चुनाव में देखिए और 27 से तुलना कीजिए तो हो सकता है कुछ डिफरेंस ज्यादा लिखे, लेकिन समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर तो कांग्रेस बीजेपी की रहेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें फिर जो अभी मनोज जी कह रहे थे कि आजम खान का स्थान क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले पाएंगे, और जो प्रियंका जी कह रही थी कि वो काम तो उनसे कराया ही जा रहा था, वो काम कर भी रहे थे, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान है कि उनको काम ही नहीं दिया गया, जबकि प्रियंका जी कह रही कि वो लगातार काम कर रहे थे, उनके अंडर में प्रियंका जी भी काम कर रही थी। तो ये बयान हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, अलग थलग पड़ जाए, लेकिन अभी अगर आप आज की वर्तमान की विधानसभा ऐसा तो जो बयान संदीप भाई, ऐसा तो कोई नेता ये कहे कि हमसे देखो पार्टी ने मना कर रखा है कि काम मत करो भैया, तुम आराम करो, ऐसा कोई है? वो जो बयान दे रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे मैं ये समझ नहीं पा रहा। अरे भाई, पहली फुर्सत में जिस दिन आप सदस्यता लेते हो उसी दिन से काम पे जुट जाने के लिए कह देती पार्टी। यही सब चीजें तो देखती है, कौन कितना काम कर रहा है। आपने बसपा छोड़ा क्यों था, ये पहले बता देना चाहिए था, तभी तो छोड़ के आप इधर आए थे समाजवादी पार्टी की तरफ। आप क्यों गए? क्योंकि आपको काम करना है, तो कांग्रेस में भी काम आपको मान लीजिए किसी ने रिस्ट्रिक्ट किया, अब ये काम कौन सा है वो तो में जाके करते रहते, काम का परिणाम आता। सिद्दीकी साहब ही बता सकते हैं बेहतर कौन सा काम चाह रहे हैं था जो अशोक भैया की पार्टी ने दिया है उन्हें। हाँ, मैं वो तो अब वो 27 का परिणाम तय करेगा कि क्या वो उनका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कितना पड़ता है, किन किन सीटों पर वो कारगर होते हैं, साबित होते हैं कि नहीं, क्या आजम खान का स्पेस जो बन रहा है क्या वो उस स्पेस को भर सकते हैं, या जो वर्ग की बात आपने कही कि क्या उस स्पेस में भी कुछ जगह बना सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। वो 27 का मतदान जो है वो तय करेगा कि उसके परिणाम के बाद क्या स्थिति होती है। लेकिन अभी अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने से होगा। बहुत बड़े एडवांटेज एक प्रयोग समाजवादी पार्टी का संदीप भाई ये भी माना जा सकता है कि हैदराबाद से भाईजान लगातार ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आऊंगा, 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को, सुनील भाई जी इसलिए आए थे, हाँ सुनिए, इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कम से कम भाईजान को तो रोको यार, है उन वोटों को तो रोको, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, उसके पहले उनके पास समाजवादी पार्टी के पास ऐसा नहीं कि मुस्लिम नेता नहीं है। वर्ग की बात की, आजम खान की बात की, और भी बहुत से नेता हैं समाजवादी पार्टी के जिनके आधार पर वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो सकता है फैक्टर हो, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सिर्फ इसी उस पर उनको लेके आ रही है कि इस आधार पर वो उत्तर प्रदेश में उनको रोक पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो शायद आत्मचिंतन का विषय होगा समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस को ये देखना होगा कि लगातार जो मुस्लिम बड़े लीडर थे वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, ये चिंतन का विषय हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। और उसके बाद जो वोट बैंक या वोट शेयर जो 24 के लोकसभा चुनाव में, उसमें कोई असर मुझे नहीं लगता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रहने नहीं रहने से कुछ पढ़ने वाला है। लेकिन 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए ये एक सीधा खुला चैलेंज होगा कि उनके अंदर जो मुस्लिम नेता हैं
वो कैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रहते अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? ठीक बात। ये एक बड़ा अशोक चैलेंज भाई, होगा। मेरा प्रश्न वही, जल्दी से 10 सेकंड में मैं अपना सवाल पूरा कर लेता हूँ। 22 में भी आपके साथ बहुत सारी लोग जुड़े थे, बहुत नेता आए थे, पिछड़े से लेकर और तमाम सारे लोग। कुछ हासिल हो नहीं पाया उस बीच। हाँ, सीटें बढ़ी आपकी, लेकिन आप सत्ता के सिंहासन से दूर रहे। नसीमुद्दीन जी के आने के बाद क्या उम्मीद है? सर जी, मैंने आपको पहले ही कहा, इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के या अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के साथ में आज जन प्रवाह आ रहा है। आज पूरे इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता जन प्रवाह के रूप में समर्थन कर रही है। इसी का परिणाम है कि सिद्दीकी साहब भी जो है आज जन समर्थन के हाथों, यानी कि जन समर्थन ने उनको जो है, उनके समर्थकों ने उनको कहा है, तब वो इस तरह का निर्णय उन्होंने लिया है। और सवाल ये उनका अपना निर्णय है, कोई हमारा निर्णय तो है नहीं है। सच्चाई ये है कि जो है आज हमें हर उस व्यक्ति का या उस नेता अशोक का भैया, स्वागत भाजपा करना कह रही है, भाजपा कह रही है फूके हुए और कारतूसों से कुछ नहीं होने वाला, ये सब फेलियर लोग हैं, फेल नेता है, कांग्रेस में कुछ नहीं कर पाए, बहन जी के समय में रहे, उसके बाद उन्होंने भगा दिया, अब ये इनकी पार्टी में आ रहे हैं। अरे अपने घर में कोई कुछ भी बात करता रहे, जब रिजल्ट आएगा तो उसके हाथ से तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि सवाल इस बात का जनप्रवाह है इस समय। और खाली मुस्लिम वर्ग का जनप्रवाह नहीं है, सभी वर्गों का, जन सामान्य का जनप्रवाह है। आज पिछड़ों का है, दलितों का है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वर्ग आ रहा है, साथ में आ चुका है। और सवाल इस बात का है कि सवर्णों का, यानी कि सभी जातियों का जब हमें समर्थन मिला है, तब 24 में हम इतनी सीटें लाए हैं, और 27 में और भी बढ़ करके आएगा, क्योंकि पूरी जनता परेशान है इस समय। और तो और उत्तर प्रदेश की हालत तो खस्ता है ही, साथ ही जो डील की गई है यूएस से और घुटने टेके गए हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर है। आज किसान ठगा महसूस करता है आप लोगों को कि हम तो एमएसपी मांग रहे थे, आज हमारा बाजार छीन लिया गया हमसे। अशोक भाई, अशोक भाई, आपकी पार्टी के कई नेताओं ने यह कहा कि भाजपा के मौजूदा विधायक हमारे संपर्क में है। वो उन्होंने बताया, संदीप भाई को भी याद होगा वो बयान, मीटिंग हो गई थी ये वाली, यहाँ तक कि शिवपाल जी ने भी कह दिया था हंसी मजाक वाले लहजे में, वो ऐसे ही कहते हैं, उन्होंने कहा बहुत लोग उधर से भी संपर्क में भाई, जल्दी हम ज्वाइन कराएंगे। हमें लगा आप भाजपा के कुछ विधायकों को ज्वाइन कराओगे, आपने अपने दोस्त के घर में ही फूट डाल दिया है। देखिए, ये खाली कहने की बात है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और अधिक मजबूत हुआ है, हमेशा मजबूत होता रहेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन से डर रही है। ये भाजपा की सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आज राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय राहुल जी के साथ में और राहुल जी अखिलेश जी के साथ में आज दिखाई देते हैं। आज हम लोग मजबूती से एक दूसरे के साथ है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किस संकल्प में जनता को राहत दिलाएंगे। जनता आज परेशान है, आम जनता, पूरे भारत की जनता आज परेशान है, आज तबाह हो रही है, आज अपमान महसूस कर रही है। ठीक, आ रहा हूँ मनोज भाई, आ रहा हूँ, बस आपके प्रियंका जी की टिप्पणी लेके आपके पास आ रहा हूँ। अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हमने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। जो अमेरिका कहता है वो करने के लिए मजबूर होते हैं। दबाव क्या है किसी को नहीं मालूम। क्या प्रियंका जी, प्रियंका जी, एक बात बार बार आ रही है सामने, बोले 24 के चुनाव में हमने कमाल कर दिया था, वो जाहिर सी बात है, आप परिणाम बताता है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चने चबा दिए थे। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि जिन राज्यों में हम लोग पहले से थे और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार, बिल्कुल ये था कि भाई इस बार तो तख्ता पलट हो जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो, लड्डू भी बढ़ गए थे हरियाणा में, तो बाकी महाराष्ट्र हो, वहाँ पे भी महाअगाड़ी की बता रहे थे जल्दी सरकार बन रही है, और ये तमाम सारी चीज़ें। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई। अब सबसे बड़ी यात्रा निकाली आपने बिहार में, वोट चोर वाली, वोट चोर गद्दी छोड़, वो यात्रा फिर गाली गलौज तक पहुंच गई थी, वो अलग विषय है। लेकिन वहां स्थिति और खतरनाक हो गई। ओवैसी भाईजान आपसे ज्यादा, आपके बराबर सीट ले आए, बताओ, 61 में से आप 6 आए, वो 20-25 में 5 ले आए। फिर आप उत्तर प्रदेश में कैसे कह रही हैं कि 24 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, राय रत्ती बदला नहीं है, वोटर बिल्कुल मन बना के बैठा है यूपी का कि आओ भैया आप ही को देंगे थाली परोस के। वो तो 24 के चुनाव के रिजल्ट नहीं बता दिया कि थाली परोस के देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डरी हुई है, आप देखिए कि एसआईआर प्रक्रिया जो निरंतर चली जा रही, कहाँ उसका 1 महीने डेट था, उसमें कितने बीएलओ की मौत हो गई, कितना प्रेशर डाला जा रहा है। आज भी
पीएलओ पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है कि किस तरीके से वो एक समुदाय के नाम काटें। तो वास्तविकता ये है किस तरीके से फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आज वास्तविकता ये है, पार्टी के अंदर इनकी दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो लड़ाई है वो सबके सामने है। और आप देखिए किस तरीके से नेता जो विधायक हैं वो मंत्रियों को जो है पूरी तरीके से सबके सामने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और इनका जो प्रशासन है वो इनकी सुन नहीं रहा। तो वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश का जो हाल बनाकर रखा है वो अच्छा अपने आप में प्रियंका जी एक बात बताइए, कोई विधायक प्रभारी मंत्री को, एक सेकंड प्रियंका जी, कोई विधायक मंत्री को अगर ये कहे कि भाई साहब हम लंबे समय से कह रहे थे, देखो इस गांव के लोग हमारे साथ आए हैं और चल के देखिए वहां गड़बड़ है मामला है, तो इसमें ये हो गया कि आप ही कहते हो हमारी पार्टी में स्वतंत्रता है, इनकी पार्टी में ऐसा हो जाए तो फिर ये बगावत है, ऐसा कह रही हैं? ये हकीकत है, ये स्वतंत्रता और ये बगावत नहीं है, ये हकीकत है कि गांव में पानी की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से इस समय लचर बनी हुई है। और बात हो रही है कि हर घर नल और जल की बातें हो रही हैं, गंगा की सफाई की बातें हो रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कोर्ट ही कह देती है कि उस पर बोर्ड लगाइए कि ये आचमन लायक नहीं है। हर तरीके से कोर्ट खुद कह रही है, हाई कोर्ट जो है वो लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही, किस तरीके से आप इनकाउंटर कर रहे हैं उसका क्या अभी आप देखो प्रियंका जी, अब मुझे ना इस बात पे थोड़ी आपत्ति है। अभी आपकी दो बातें हो गई, आपने कहा कि कैसे देखो लंबरगनी वालों को जमानत मिल जाती है, कोर्ट भाजपा से चल रही है, फिर आप कहती हो हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपने अपने पहले बयान में कहा कि लंबरगिनी वालों को देखो जमानत भी मिल जाती है, तो जमानत कौन दे रहा है? कोर्ट दे रहा है ना। अरे भैया कोर्ट अगर टिप्पणी कर रहा है, बताइए एफआईआर में नाम लिखने में कितनी देरी लगाई जब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गई थी कि उसके अरे भाई आप पुलिस ने बयान बदला, पुलिस ने बयान बदला प्रियंका जी, पुलिस ने पहले फौरी तौर पर कहा कि ये लड़का चला रहा था, पुलिस ने कहा ये लड़का चला रहा था। अब वो 25-30 वकील ले आके और ले आया अपना ड्राइवर, पुलिस नहीं लड़ी। अरे भैया प्रियंका जी, क्या पुलिस ने ये कहा कि लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था? अगर ऐसा हुआ तो बताओ। पुलिस ने अगर कहा तो पुलिस ने एफआईआर में पहले नाम क्यों नहीं लिखा? जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई कि भैया उसी सीट से, ड्राइविंग सीट से उसको निकाला जा रहा, तब जाकर कहीं उसका एफआईआर में नाम जबरदस्ती लिखना पड़ा। प्रियंका जी, पहले दिन से और आखिरी तक जब जमानत मिली है तब तक पुलिस का एक ही स्टेटमेंट रहा कि वहां एक ही था, ड्राइवर सीट से ये लड़का निकला था, बस इससे ज्यादा। और बाकी तो वो वकील जाने, कोर्ट जाने। ड्राइविंग सीट पर लड़का था तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं थी, ये तो बता दीजिए। अच्छा सुनील जी, अब पूरी गणित छोड़ दीजिए, एफआईआर में नाम लिखने में हालत खराब हो रही थी लोगों की। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति, बुलडोजर नहीं पहुंच पाता है। एफआईआर कराने के लिए आप लोग कोई आगे बढ़े नहीं। अरे भाई अब आप बताइए, बढ़ा आगे। अब एफआईआर पुलिस अपने मन से कर ले, आप लोग यही कहते हो कि देखो कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। भाई प्रियंका जी, निवेदन आपको, आप लोग कहते हो कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, आप लोग कोई आगे नहीं बढ़ता है। मनोज भाई, आप लोग इतने डरे हुए हो। मनोज उपाध्याय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप लोग इतना डरे हुए हो भाई, हैं? और आपके यहाँ तो ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई कैप्चर कर रहा है, आपके मंत्री को, विधायक उठा ले जा रहा है, गाड़ी में ठूस ले रहा है? यही सब तो यूएसपी है विपक्ष की। विपक्ष कह रहा है इसी के बलबूते जाएंगे जनता के बीच। बिल्कुल सुनील जी, जाए, हमारी शुभकामना है कि मजबूती के साथ जाए, जिससे कि जनता को मालूम हो जनता कैसा, जिसने जो काम किया जनता उसका फल देगी, इस पे हम लोग भरोसा करते हैं। हाँ, 24 में हमारा रिजल्ट खराब था, उसको हमने स्वीकारा। इन लोगों की तरह हमने किसी प्रशासनिक तंत्र पर हमने प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे, ना हम तब किए ना आज कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा, अभी आपने दो चीजों का, कोर्ट जब इनके हिसाब से चले तो वो कोर्ट अच्छा है, जब कोर्ट अगर बेल इनके हिसाब से ना चले तो कोर्ट भाजपा की जेब में। इसी तरह चुनाव का ये ऐसी आरोप इन लोगों ने लगाया, इस पे हमको नहीं जाना चाहते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी भाई बीच में नहीं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये आपस में ही लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आज समाजवादी पार्टी भाजपा से क्या लड़ेगी? जब समाजवादी पार्टी अपने ही भाई के लोग नौकरी के बहुत साल है, जब समाजवादी पार्टी अपने ही परिवार के लोगों को फुटबॉल का मार मार भगा रही है, बीच में कुछ तो क्या बोल रहे हैं? प्रियंका जी रुक जाइए, वो आपके बीच में नहीं बोले। प्रियंका जी आपके बीच में नहीं बोले। देखो अब मनोज जी की बात आ जाने दीजिए। प्रियंका जी प्लीज कंप्लीट करें। मनोज भाई, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, दूसरे का चरित्र, अरे सुन लीजिए बहन, सुन लो, चरित्र ही बताता है। जैसा कि आप राजस्थान को ले लीजिए, इनके साथ गठबंधन में कौन था, किसके विधायक को समाज इन्होंने तोड़ा?
ये छोटभैया लोगों के साथ इनके नेता जा रहे हैं, ये किसको तोड़ेंगे, भाजपा को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने कहा ना कि भाजपा के साथ जनता का अधिकार है, जनता के लिए हम काम करते हैं, हम नेताओं के लिए काम नहीं करते हैं। और यही हमारा अधिकार है कि हम हर जगह अपनी मजबूती के साथ हम खड़े होते हैं, हमारा कार्यकर्ता रहता है। हम इधर उधर से लेने के काम नहीं करते। हमने कई उदाहरण आपको दिया, बहुत बड़े नेता गए थे हमारी पार्टी छोड़कर, उसके बाद भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया। और इन्होंने क्या किया, आज नसीमुद्दीन साहब गए हैं, अब वो गद्दार है क्या है, हमारे सपा मित्र ने जवाब नहीं दिया कि गद्दार है कि क्या है। आ जाते हैं, काम की लिस्ट लेके आया करें, होता है कि चुनाव का समय है, जब हम आतंकवादियों का सबसे मुकदमा कहीं वापस लिस्ट लेने की लेकर पहले आए। कर सकते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा कोई भाजपा बुराई नहीं भाजपा है। मोदी अब कौन क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हम चुनाव में जाते हैं, हमको इनसे कोई डर नहीं, ये लड़ते रहे, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। काम गिना दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी तरह से 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था अपने नेतृत्व में, भाजपा के कई मंत्री समाजवादी पार्टी की झोली में जाके बैठे थे, और समय समय पे जब सनातन को गाली देना होता है, सुनील जी एक सेकंड सुनील जी, जब सनातन को गाली देना होता है तब ऐसे लोग जो है समाजवादी पार्टी का पालन मानते हैं और जब गाली देख के चले जाते हैं तो ठीक है मनोज भाई, सनातन को लाठी डंडे नहीं चला रहे थे, मार्च मेले में किसके ऊपर लाठी डंडे और सिखा पकड़ पकड़ के पीछे चुनावी समीकरण ये बताते हैं, चुनावी समीकरण अभी रोक दीजिए मनोज भाई को। चुनावी समीकरण ये बताते हैं मनोज भाई कि जब आपका गठबंधन का साथी और वहां के बड़े चेहरे जब आपके साथ आए, या वो इस गठबंधन में जो दो बड़े चेहरे हैं उनके कोई दाएं बैठे या बाएं बैठे, उससे राय रत्ती कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समझ लीजिए। ये हुआ है प्रयोग पहले, अशोक भाई जानते हैं, प्रियंका जी भी अनजान नहीं है, संदीप भाई ने चीज़ों को कवर किया है और मनोज भाई आप भी उनसे अनभिज्ञ नहीं है, आप सब लोग जानते हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े चेहरे को अखिलेश जी आज मंच पर माला पहना रहे होते तो अशोक जी मैं मानता कि आपने भाजपा में एक गहरा डेंट दिया, एक गड्ढा खोद दिया इनके रथ को डिसबैलेंस करने के लिए, जैसा आपने 22 में किया था। 22 में गए थे आपके साथ ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह से लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब लोग गए थे, तब लगा था, भूमिका बनी थी। लेकिन अगर इस बात पर ही यहां हम लोग खुश हो जाएंगे और मिठाई खिलाना शुरू कर देंगे कि हम देखो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले आए हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो आपके गठबंधन के थे, अब वो मंच पर जाएंगे तो असहज होंगे, वो कांग्रेस को कहेंगे क्या। एसआईआर का जिक्र प्रियंका जी ने कर दिया कि देखो और समय बढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग समय बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, समय बढ़ा रहे हो तो समय दीजिए, हमें समय दीजिए भाई, इतना प्रेशर है, अब समय बढ़ गया तो बोले समय काहे बढ़ा दिया भाई, ये समस्या है। इसलिए कम से कम एक बात पर टिका करो, कोर्ट अगर आपके हिसाब से चीजें कर दे, बोले हाँ कोर्ट बहुत बढ़िया, हम तो कोर्ट पे ही जिंदा है, फिर पता लगा बोले संविधान मर गया, कैसे, बोले कोर्ट ने इनकी तरफ फैसला दे दिया। अरे भाई दादा, कम से कम इन सब चीजों को तो देखो, इसको जनता देख रही है। प्रियंका जी नमस्कार, धन्यवाद।